सब्सक्राइब कीजिए नेट क्रैकर के चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो वॉच करने के लिए सबसे पहले। स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर्स। मैं अनुराग शर्मा ई कक्षा पोर्टल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे कौटिल्य की आचार्य चाणक्य की। हम सभी जानते हैं कि आचार्य चाणक्य इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर एक बेस पॉलिटिकल थिंकर के तौर पर जाने जाते हैं। स्टेट क्राफ्ट पॉलिसीज उनकी जो थी पूरी दुनिया में पढ़ी जाती हैं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसीज के अंदर भी इन पॉलिसीज का इस्तेमाल होता है। उनके द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र पूरी की पूरी जो इंडिया की पॉलिटिकल थॉट है, पॉलिटिकल थिंकिंग प्रोसेस है, उसमें अब तक का सबसे फाइनेस्ट डॉक्यूमेंट माना जाता है। हमने इससे पहले जब धर्मशास्त्र को पढ़ा था और समझा था तो हमें समझ में आया था कि किस तरह से धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र दो ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि स्टेट क्राफ्ट को लेके बहुत कंसर्न नजर आते हैं। कौटिल्य के जीवन पे नजर डालने से पहले ये समझते हैं कि कौटिल्य के जीवन को जानने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्यों जरूरी है आचार्य चाणक्य को पढ़ना या उनकी विचारधारा को पढ़ना। इनका असली नाम जो था वो विष्णुगुप्त था, परंतु जो इनके पिता थे वो थे चाणक्य। हुआ ये था कि धनानंद डायनेस्टी जो कि 300 बीसी के आसपास हुआ करती थी, उस समय जो राजा थे धनानंद डायनेस्टी के, वो बहुत ज्यादा करप्ट राजा माने जाते थे। ऐसा कहा जाता था कि वो अपनी प्रजा पे बहुत अत्याचार करते थे, बहुत इग्नोरेंस की फॉर्म में रहा करते थे। रास विलास वैभव वगैरह इन सब से घिरे रहते थे। यह तक हमने जब कन्फ्यूशियस को पढ़ा था तो कन्फ्यूशियस ने भी अपने समय में जो राजपाट जिस राजा के साथ वो जुड़े हुए थे वो उनको छोड़ के चले जाते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि राजा अपना असली कार्य प्रजा पे ध्यान देने की जगह अपने वैभव और अपने साथ जो लेविशनेस है लाइफ की उसमें जुड़ा हुआ है, ना कि राजा राज्य पे ध्यान दे रहा है। तो ऐसा ही कुछ उस समय होने लगा और बहुत बड़े तौर पर धन की चोरी जो थी वो राजकोष से होने लगी। धीरे धीरे उस समय समझ में आया कि जो राजा थे उस समय के वो इस प्रकार की चोरियों में शामिल थे और आचार्य चाणक्य ने उस समय इस चीजों का विरोध करना स्टार्ट किया। और ये विरोध जब इतना बढ़ गया कि फाइनली उनको उठा के जेल में कारागार में डाल दिया गया। विष्णुगुप्त उस समय बहुत छोटी आयु में थे और पाटलिपुत्र के अंदर उस समय हालात इतने खराब हो गए, इतने बिगड़ गए कि फाइनली हुआ ये कि जो चाणक्य थे उनकी मृत्यु हो गई कारागार के अंदर ही और विष्णुगुप्त को अपनी माता के साथ पाटलिपुत्र छोड़ के जाना पड़ा। आगे चल के वो तक्षशिला में रहे, वहीं पढ़े और आगे चल के तक्षशिला में ही एक गुरु की तरह अर्थशास्त्र जो बेसिकली डॉक्यूमेंट था, ऐसा कहा जाता है कि उसको चाणक्य ने ही लिखा था जो कि विष्णुगुप्त के पिता थे। और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेट क्राफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। एक समय ऐसा आया जब विष्णुगुप्त जो थे वो तक्षशिला से पढ़ के और वहां पे से एक टीचर के तौर पर वो बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे ऑलरेडी बहुत जगह पर। तो हुआ ये कि वो पाटलिपुत्र वापस आने का फैसला लेते हैं। जब वो पाटलिपुत्र आते हैं तो वो देखते हैं जो स्थिति है वो अभी भी उसी प्रकार की है। धनानंद उस समय राजा हुआ करते थे और मगध डायनेस्टी जो थी, पूरा का पूरा मगध साम्राज्य जो था, ये बहुत बड़े तौर पर फैला हुआ साम्राज्य, बहुत समृद्ध साम्राज्य हुआ करता था। तो जब ये राजा के दरबार में जाते हैं जहां बहुत सारे विद्वान जगह जगह से आके बैठे हैं, तो होता यह है कि देखते हैं कि जो वहां के राजा हैं वो ब्राह्मण्स का और जो विद्वान हैं उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके ऊपर हास्य करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनका अपमान करते हैं बड़े तौर पर। तो ऐसा ही अपमान जो है विष्णुगुप्त का भी होता है। उनकी चुटिया पकड़ के, उनकी चोटी पकड़ के उनको दरबार से बाहर फेंक दिया जाता है। उस समय ऐसा कहा जाता है कि विष्णुगुप्त ने प्रण लिया कि मैं जब तक नंदा डायनेस्टी को खत्म नहीं करूंगा, धनानंद को गद्दी से नहीं उतारूंगा, जब तक मैं अपने केश नहीं बांधूंगा, अपनी चुटिया नहीं बांधूंगा। और इन्हीं इस एक शपथ को लेने के बाद वो निकल जाते हैं और उनकी मुलाकात होती है एक छोटे बालक से जिसका नाम है चंद्रगुप्त। परंतु वो चंद्रगुप्त के अंदर कुछ असाधारण ऐसी क्वालिटीज को देखते हैं जो कि उनको लगता है कि एक बालक के तौर पर ये बहुत ज्यादा है। और वो चंद्रगुप्त की माता के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपके इस बालक को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ तक्षशिला, और मैं इसको पढ़ाऊंगा और एक राजा बनाऊंगा। ऐसा कह के वो चंद्रगुप्त को अपने साथ ले जाते हैं। फाइनली वो चंद्रगुप्त को बहुत ज्यादा शिक्षा देते हैं। उसको उस समय में जो जो शिक्षा बालक को मिलनी चाहिए एक राजा बनने के हेतु वो सभी देते हैं। परंतु उनको लगता है कि चंद्रगुप्त की जो शिक्षा है, सैन्य शिक्षा जो है, रणनीतिक शिक्षा जो है, उसमें कुछ ना कुछ कमी है। तो वो कहते हैं कि जाओ और अलेक्जेंडर द ग्रेट जो उस समय पे एक आक्रांता थे, भारत की तरफ बढ़ते आ रहे थे भारत को जीतने के लिए, कहते हैं कि जाओ और अलेक्जेंडर की सेना में शामिल हो जाओ और सिपाही के तौर पर काम करो। तो चंद्रगुप्त ऐसा ही करते हैं, वो अलेक्जेंडर की सेना में शामिल होते हैं, सिपाही के तौर पर काम करते हैं। चाणक्य उसको वापस लेके आते हैं, मगध डायनेस्टी जो थी उस समय, मगध एम्पायर जो था, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, साम दाम दंड भेद सब अपनाते हैं और फाइनली चंद्रगुप्त को वो सत्ता पे बैठा देते हैं। और चंद्रगुप्त को सत्ता पे बैठाने के बाद खुद वो
वहां के प्राइम मिनिस्टर महाअमात्य के तौर पर कार्य करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त को अर्थशास्त्र जब पढ़ने को मिला और चंद्रगुप्ता ने अर्थशास्त्र को पूरा पढ़ा तो उस किताब को उसने अपने जीवन में इस प्रकार ढाल लिया कि उसका हर निर्णय, हर फैसला एक राजा के तौर पर वो अर्थशास्त्र से ही प्रभावित था। और इसी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य जिस डायनेस्टी की नींव रखते हैं वो मौर्य डायनेस्टी कहलाती है, जो आगे चल के भारत का उस समय का सबसे ताकतवर साम्राज्य बना। आपके अफगानिस्तान तक, आगे ईरान तक ये डायनेस्टी फैल चुकी थी पूरी तरह से और भारत की सबसे बड़ी डायनेस्टीज में से एक जानी गई। सबसे ज्यादा एरिया जो था इनके अंडर आया करता था और ये डायनेस्टी ज्यादा फेमस हुई चंद्रगुप्त मौर्य से ज्यादा आचार्य चाणक्य को लेके, उनके विचारों को लेकर, उनकी जो चतुर नीति थी, जो क्लेवरनेस थी उनके अंदर, उसी की वजह से उनको नाम पड़ा कौटिल्य। कौटिल्य मतलब होता है कुटिल। कुटिल को आप दो तरह से समझ सकते हैं, या तो आप इसको चालाक कह सकते हैं या चतुर के तौर पर भी आप इसको देख सकते हैं। तो यहां से शुरुआत होती है उस एक फिलोसफिकल प्रोसीजर की जो आगे चल के चला। 1904 में पहली बार जेकॉब नाम के एक जर्मन फिलोसफर ने इसको अर्थशास्त्र को हमारे सामने ला के रखा, जर्मन लैंग्वेज में इसको रखा गया। आगे चल के फिर इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन में लाया गया और इसके बाद अर्थशास्त्र जो है धीरे धीरे बहुत फेमस होता चला गया। और आज जब स्टेट क्राफ्ट की हम बात करते हैं, फॉरेन पॉलिसीज की बात हम करते हैं, डिप्लोमेसी की बात करते हैं, तो हमें चाणक्य का राजमंडल सिद्धांत याद आता है। सप्तांगा की थ्योरी जो एक बहुत बेस थ्योरी मानी जाती है, उसको हम लोग समझते हैं। गांधी जी तक अर्थशास्त्र की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट स्टेट क्राफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे अर्थशास्त्र के अंदर किन पॉइंट्स के ऊपर चाणक्य ने फोकस किया था और किन चीजों को राजा के लिए उन्होंने एज अ ड्यूटी बताया था जो स्टेट के लिए बिल्कुल ठीक होगी, ताकि राजा सत्ता में भी बना रहे और राज्य भी समृद्ध और सुरक्षित रहे। स्टूडेंट, सबसे पहले जब अर्थशास्त्र को हम समझते हैं तो इस पूरे के पूरे टेक्स्ट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं। चाणक्य जब अर्थशास्त्र को लिखते हैं, अर्थशास्त्र की जो पूरी की पूरी एक फिलॉसफी है वो स्टेट क्राफ्ट की फिलॉसफी है। ये समझाया जाता है कि एक राजा राज्य को किस प्रकार से सही ढंग से चला सकता है। ये पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है वो सेंट्रल फोकस करता है राज्य के ऊपर और राजा के ऊपर, और इन दोनों को मिला के जो सामने आता है वो है राजधर्म। ठीक है, राजधर्म क्या है और धर्म क्या है। यहाँ पर धर्म, दंड, ये दो शब्द ऐसे हैं जो मनुस्मृति के धर्मशास्त्र में हमने समझे थे और यहाँ पर अर्थशास्त्र में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले चाणक्य ये कहते हैं कि राजा होगा कौन, राजा के कार्य क्या होंगे, उसकी नीतियां क्या होनी चाहिए। तो ये कहते हैं साफ साफ कि अर्थशास्त्र जो डील करेगा, जो अर्थशास्त्र की पूरी फिलॉसफी है वो सोशल लाइफ को लेके है, सामाजिक जो घटनाएं हैं उनको लेकर है। इसके बाद वो कहते हैं पॉलिटिक्स जो है, ठीक है, जो राजनीति चलेगी उसको समझाएगी। इकोनॉमी जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, अंतरराष्ट्रीय संबंध और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति जो होगी उसको समझाने का काम करेगा अर्थशास्त्र। तो ये कहते हैं सबसे पहली बात तो राजा हर किसी को नहीं बनाया जा सकता। राजा एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कि पब्लिक ओपिनियन से, पब्लिक की वोट से सामने आएगा। अब उस टाइम पर कोई मतदान बटन दबा के या चिट्ठी डाल के तो होता नहीं था। तो हम एक पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात करते हैं, कैसे राजा की जिसको लोग चुनेंगे। ठीक है, लोगों के मत से वो सामने आएगा, जिसको लोग पसंद करते होंगे, जिसके अंदर राजा बनने की क्वालिटी होंगी, वो व्यक्ति को राजा बनाया जाएगा। और क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रभावित है मनुस्मृति से, और मनुस्मृति में जो लिखा गया है उन बातों से, हमने जब धर्मशास्त्र को पढ़ा था तो हमने राजा बनने की क्वालिटीज को जो पढ़ा था, अर्थशास्त्र में वही सारी चीजें हमें नजर आती हैं, पढ़ने को मिलती हैं हमें। तो किस प्रकार के गुण राजा रखता है वो सब यहाँ पर बताया जाएगा। तो सबसे पहली बात तो राजा विवेकपूर्ण होगा, ठीक है, शांतिपूर्ण होगा। विवेक किस लिए होगा उसके अंदर, ताकि वो चीजों को समझ सके। विवेक का बेसिकली अगर आप मतलब समझे तो दैट इज कॉन्शियसनेस से हम लोग बात करते हैं, या एक मेंटल स्टेबिलिटी जो है राजा के अंदर वो होगी। उसके अंदर किसी भी प्रकार की ग्रीडीनेस नहीं होगी, वो लालची नहीं होना चाहिए। उसका प्राइम पर्पस जो है वो स्टेट वेलफेयर होगा, पब्लिक वेलफेयर होगा, ना कि सेल्फ वेलफेयर होगा। वो कभी भी अपने जीवन में इस प्रकार के कार्य नहीं करेगा जो उसके खुद की भलाई के लिए किए जाने हो। वह कार्य हमेशा राज्य की भलाई के लिए करेगा। परंतु यहाँ एक पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। हम जब सेल्फ वेलफेयर की बात करते हैं किंग के लिए, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वंस यू बिकम अ किंग, जब एक बार आप राजा बन जाते हैं तो आपका सेल्फ ही एक्चुअली में स्टेट है। अगर राजा कोई भी ऐसा कार्य करेगा जो उसके खुद के लिए सही नहीं है, तो ऐसे में राज्य के ऊपर भी संकट आता है, क्योंकि अगर राजा ही कमजोर हो, राजा ही खुद के लिए सही निर्णय ना ले पाए, तो वो समाज के लिए क्या निर्णय लेगा। तो इसलिए कहते हैं कि राजा को हर
प्रकार का जो कार्य करना है, हर प्रकार का जो निर्णय करना है, उसको समाज की खुशियों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। अगर उसको ऑप्शन दिया जाए कि खुद की हैप्पीनेस या समाज की हैप्पीनेस, तो उसको समाज सोसाइटी की हैप्पीनेस के लिए काम करना है। राजा अपना राज्य चलाने के लिए, सही ढंग से अपना राज्य चलाने के लिए, हर प्रकार का कार्य करने के लिए पूर्णतः आजाद है। चाहे वो कार्य नैतिक हो या अनैतिक हो, सही हो या गलत हो, अच्छा हो या बुरा हो, राजा सब कुछ कर सकता है। यहां तक कि राजा के लिए ये भी परमिटेड करते हैं कि अगर किंग चाहे तो अपनी सुरक्षा के लिए और अपने राज्य को चलाने के लिए असासिनेशन भी करा सकता है, हत्याएं भी करा सकता है। हमने जब कौटिल्य को पढ़ा था, हमने जब चाणक्य नीति को पढ़ा, तो हमने इस प्रकार के कॉन्सेप्ट उस टाइम पे देखे थे। जो विष कन्याओं का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, बिच्छुओं से कटवाना, आग लगवा देना, जिंदा जला के मरवा देना, लोगों को गायब करवा देना, अपहरण करवा देना, तो ये सब राजा करवा सकता है। उनको लगता है कि राजा को इन चीजों की परमिशन है, राजा ये सारे कार्य कर सकता है अपना राज्य चलाने के लिए। साथ ही वो कहते हैं कि राजा का हर चीज में एक शेर होगा, तो वो कोई भी चीज ऐसी नहीं लेगा जो उसके शेर से बाहर है। हमने जब धर्मशास्त्र को पढ़ा तो कितना शेयर राजा का बनता है उसको हमने डिस्कस किया। हर एक जगह पे अगर फर्टाइल लैंड है, थोड़ा लेस फर्टाइल है, लीस फर्टाइल है, या फिर जो बाकी सारी कमोडिटीज हैं उसमें उसका कितना शेयर है, इन सबको डिफाइन किया जाता है। साथ ही कुछ क्वालिटीज की बात होती है राजा की। राजा सबसे पहली बात तो, क्योंकि अब अर्थशास्त्र की बात हो रही है, तो उसको सामाजिक ज्ञान होना चाहिए, समाज का ज्ञान होना चाहिए, उसको युद्ध नीति आनी चाहिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको अपने मित्रों और शत्रुओं में फर्क करना आना चाहिए। इसलिए कौटिल्य ये तक कहते हैं कि जब राजा कोई मित्र बनाएगा तो इस बात को सुनिश्चित करेगा कि वह सचमुच उसका मित्र ही बनने जा रहा है, भविष्य में उसका शत्रु ना बने या उसका शत्रु मित्र का भेष बना के ना आया हो। ये तक कहते हैं कि जो दुश्मन का दोस्त है वो भी आपका दुश्मन है, उसको आप दोस्त समझने की कोशिश ना करें। कॉन्सेप्ट देते हैं राजमंडला में कि दुश्मन का दोस्त आपका दुश्मन होता है, या फिर इसको अपोजिट कर लीजिए कि दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। ठीक है, तो इस तरह के सिद्धांत देते हैं। कहते हैं राजा जब अपनी मंत्री परिषद को बनाएगा, अपने मंत्री, अपने मिनिस्टर्स का चयन करेगा, तो उस समय भी उसको ये बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो उसके मिनिस्टर्स हैं वो कोई ऊपर से अवतरित नहीं है, वो आम लोग ही हैं जो समाज से निकल कर आए हैं। तो वो सारी क्वालिटीज जो वो चाहता है कि होनी चाहिए एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार के अंदर जो राज्य को निष्ठा और न्याय पे चला सके, वो उन सब के अंदर भी शामिल हो। वो लोग भी ग्रीडी ना हो, लालची ना हो, लस्टी ना हो, इस तरह की जो डिस्क्वालिफिकेशंस हैं वो उनके अंदर नहीं होनी चाहिए। साथ ही कहता है कि अपने परिवार और अपने लिए वो कुछ नियम बनाएगा, कुछ कानून बनाएगा जो उसको राजा के तौर पर मानने पड़ेंगे, अपनाने पड़ेंगे, और वो जीवन भर उनका पालन करेगा। साथ ही उसका परिवार भी उन नियमों का पालन करेगा, क्योंकि वो अब राज्य से जुड़ चुके हैं। ये कहते हैं कि राज्य कभी भी कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जो उसकी सत्ता के खिलाफ हो, जो उसके शासन के खिलाफ हो। अगर वो ऐसा कार्य करता है, अगर वो धर्म के खिलाफ जाता है, तो ऐसी शर्त में राजा को अपनी गद्दी पे बैठने का कोई भी अधिकार नहीं है। कौटिल्य साफ साफ कहते हैं कि राजा समाज में मौजूद, प्रजा में मौजूद और राज्य में मौजूद हर चीज से ऊपर है, परंतु वो धर्म से ऊपर नहीं है। तो इसलिए अगर राजा कोई ऐसा कार्य करता है जो धर्म के खिलाफ है, तो उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। अब यहाँ पॉइंट ये नोट करना है कि जब हम धर्म की बात कर रहे हैं तो हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये नहीं कह रहे हैं। हम उसके राज धर्म की बात कर रहे हैं जो राजा की ड्यूटी है, दैट इज अ वेलफेयर ऑफ स्टेट। तो इससे उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से वो कहते हैं कि ये सारी चीजें जो हैं वो राजा को सदैव याद रखनी है, हमेशा अपने ध्यान में रखनी है, और यही अर्थशास्त्र का प्रिंसिपल है फॉर द किंग। सो स्टूडेंट, यहां पर से अर्थशास्त्र के कुछ बेसिक पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। सबसे पहले तो अर्थशास्त्र एक किताब के ऊपर, एक टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। कितने पार्ट्स में ये बटी हुई है, तो लगभग 15 अलग अलग बुक्स हैं अर्थशास्त्र के अंदर, जो कि 150 डिफरेंट एरियाज में बात करती है। 150 डिफरेंट चैप्टर हैं इसके अंदर, और 180 अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होता है, जिसमें से 34 टॉपिक्स जो हैं ये बेसिकली गवर्नमेंट के ऊपर, राज्य प्रणाली के ऊपर बात करते हैं। और अर्थशास्त्र की यही जो पॉइंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है।
यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स को समझते हैं। सप्तांगा थ्योरी जो है अर्थशास्त्र की, वो बहुत फेमस, वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है। एक स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझा जाता है। वहीं पे राजमंडल थ्योरी जो है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो सबसे पहले सप्तांगा थ्योरी को समझते हैं। 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट क्या है उसको चाणक्य समझाते हैं। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दैट इज स्वामिन। स्वामिन इज सॉवरेन, या फिर आप इनको किंग कहिए। किंग का क्या रोल है स्टेट के अंदर? किंग जो है राजा है, और राजा को जब समझाते हैं तो मनुस्मृति का सहारा लेते हैं। कहते हैं मनु इज द फर्स्ट किंग, जो पहला राजा आया मनु था। और ये कहते हैं कि जो राजा है वो प्रजा के लिए भगवान की तरह है, भगवान के अतुल्य है, भगवान का रूप है एक तरह से जमीन के ऊपर जब आया है। जिस तरह से मार्च ऑफ गॉड वर्ड का इस्तेमाल होता है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी में, उसी तरह से मार्च ऑफ गॉड का इस्तेमाल यहाँ पर होगा जब अर्थशास्त्र में किंग की बात होगी, कि साक्षात भगवान ही जमीन पे आए हैं। एक समय हुआ करता था जब मत्स्ययन का नियम चला करता था, लॉ ऑफ फिश जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। अगर हम बात करें फिलोसफर्स की, वेस्टर्न फिलोसफर्स की, वो कहते हैं माइट इज राइट, ठीक है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। उसी तरह का नियम चला करता था, और उसको, उस अराजकता को खत्म करने के लिए एक राजा को बनाया गया। तो मनु पहले किंग के तौर पर आए, जिन्होंने कोडिफाई किया, लॉस को बनाया। मनुस्मृति हमारे सामने आई, धर्मशास्त्र हमारे सामने आया। तो ये कहते हैं स्वामिन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट के अंदर। सेकंड ये बोलते हैं अमात्यास। अमात्यास आर बेसिकली मिनिस्टर्स, ठीक है। अमात्य जो वर्ड है हिंदी का, उसका मतलब होता है जो मंत्री होते हैं। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि अमात्यास का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर एक इंपॉर्टेंट एरिया के लिए एक अमात्य होता है, और उन सबके ऊपर एक महाअमात्य होता है विच इज प्राइम मिनिस्टर। आप अगर आज की डिफरेंट गवर्नमेंट्स को देखें, अगर भारत सरकार को भी देखें, तो कुछ इसी तरह का नियम चलता है। हमारे ऊपर महाअमात्य है, प्राइम मिनिस्टर, जो कि एक सब कुछ हैंडल करते हैं, हेड ऑफ दी एंटायर गवर्नमेंट है, और सबसे ऊपर हेड ऑफ दी स्टेट है, ठीक है। पूरे भारत, पूरे देश के जो हेड हैं वो है हमारे राष्ट्रपति, जो उस समय राजा हुआ करते थे, ठीक है। और आज महाअमात्य का जो सिस्टम है वो प्राइम मिनिस्टर से होता हुआ बाकी जगह जाता है। सेम उसी टाइम का, उस टाइम में भी ऐसा होता था। इनकी भी क्वालिटीज होती हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मेंशन किया जाता है, किस प्रकार की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिस भी फील्ड में आप जाएंगे उसका ज्ञान, उसकी समझ आपको होनी चाहिए। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट एरिया जो ये मानते हैं दैट इज जनपदा, ठीक है। जनपदा क्या है? जनपदा को आप पब्लिक से कह सकते हैं या लैंड से कह सकते हैं। हर राज्य की जो पहचान है उसकी प्रजा से है, उसकी संपत्ति या उसके साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ है इसके ऊपर है। तो साम्राज्य की सुरक्षा करना, जमीन जो अपनी भूमि है उसकी रक्षा करना, और अपने लोगों, अपनी प्रजा का ध्यान रखना, तो ये जनपदा में आता है। इसके बाद आता है दुर्ग। तो 4 प्रकार के दुर्ग की बात करते हैं। कहते हैं 4 टाइप्स ऑफ दुर्ग हो सकते हैं। दुर्ग इज बेसिकली अ फोर्ट, या आप इसको कैपिटल कह सकते हैं। अब उस समय में हुआ ये करता था कि एक राज्य से दूसरे राज्य की दूरी हुआ करती थी, या फिर कई बार राज्य बहुत बड़े हुआ करते थे। तो ऐसे में जहां किंग रहते थे, किंग की फैमिली रहती थी, या पूरे के पूरे जो इंपॉर्टेंट लोग हैं राज्य के वो रहा करते थे, कैपिटल जो हुआ करता था, उनको इस तरह डिजाइन किया जाता था कि कभी हमला हो तो मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिल सके ज्योग्राफिकली। तो दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं। पर्वत दुर्ग होता था, जो कि पहाड़ के ऊपर बनाया जाता था। आप लोगों ने पद्मावती मूवी देखी होगी, किस तरह से चित्तौड़गढ़ का फोर्ट हुआ करता था। राजस्थान के मैक्सिमम फोर्ट बहुत हाइट पे हैं। अगर आप महाराष्ट्र जाके शिवाजी का फोर्ट देखेंगे तो वो इतनी हाइट पे है कि वहां तक क्लाउड्स भी आपको उस फोर्ट के आसपास दिखाई देंगे। फिर होते थे वन दुर्ग, जिनको जंगलों के बीच में बनाया जाता था, दुर्गम वो। इसी तरह से जल दुर्ग हुआ करते थे, जिनके आसपास पानी हुआ करता था। इसी तरह से फिर होते थे रेगिस्तान में बने हुए किले, जिनको रेगिस्तान के अंदर बीचों बीच बनाया जाता था। इतनी एक्सट्रीम कंडीशन कि नॉर्मली अगर कोई फौज वहां तक पहुंचना जाए तो वो आसान ना हो, पानी और बाकी कमी से ही फौज ना पहुंच पाए। इस दुर्ग के बाद जो अगला पॉइंट है दैट इज ट्रेजरी। ट्रेजरी क्या होती है? ट्रेजरी बेसिकली अगर आप कहें तो खजाना किसी भी स्टेट का, उसकी संपत्ति, आर्थिक संपत्ति जो हो। इस ट्रेजरी में दोनों चीजें आती हैं, चाहे वो एग्रीगेंट ट्रेजरी है या फिर वो फाइनेंशियल ट्रेजरी है, पैसा है, धन है स्टेट का। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता था किसी भी स्टेट के लिए। इवन इतना इंपॉर्टेंट होता था कि राजा का भी लिमिटेड अधिकार हुआ करता था उसके ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दैट इज दंड। दंड को आप बेसिकली पनिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, बट यहाँ जब सप्तांगा थ्योरी की बात हो रही है तो दंड का मतलब आर्मी से है, फोर्सेस से है, जो स्टेट के लिए काम करती है, राजा के लिए काम करती है। एंड द 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज मित्रा। मित्रा इज बेसिकली फ्रेंडली एलाइज, जो राज्य के दोस्त हैं। मित्र राष्ट्र जो हैं वो सब मित्रास के अंदर आते हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉरेन पॉलिसी, आपकी स्टेट के लिए बहुत जरूरी है। राजमंडला थ्योरी में मित्रा का क्या रोल है उसको हम लोग समझेंगे, बट दिस इज द 7 एलिमेंट्स विच कम अंडर दी सप्तांगा थ्योरी। सप्तांगा थ्योरी के 7 मुख्य जो एलिमेंट्स हैं वो ये माने जाते हैं। मैं एक बार आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आएगा स्वामिन, स्वामिन के बाद आता है अमात्य,
अमात्या के बाद आता है जनपदा, जनपदा के बाद आता है दुर्ग, दुर्ग के बाद हम लोग बात करते हैं ट्रेजरी की, ट्रेजरी के बाद हमारा आता है दंड, और सातवां एलिमेंट है दैट इज मित्रा। तो इस तरह से सप्तांगा थ्योरी हमारी कंप्लीट होती है। स्टूडेंट अब बात करते हैं कौटिल्य के एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी की, जो को जानी जाती है राजमंडल थ्योरी के तौर पर, मंडल सिद्धांत के तौर पर हम इसको जानते हैं। पीछे बना हुआ ये डायग्राम जो है ये मंडल सिद्धांत को ही दर्शाता है, बताता है कि किस प्रकार से कौटिल्य किन बातों को समझाना चाहते हैं। सबसे सेंटर में जो विजिगिषु हैं ये है किंग या राजा या आपका खुद का स्टेट जो है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं आरी, आरी बेसिकली एनिमीज हैं, और फिर है मित्रास, मित्रास जो है वो फ्रेंडली एलाइज हैं विजिगिषु के, ठीक है। और इसके बाद जो है दैट इज आरी मित्रा, आरी मित्रा कहें तो आपके दुश्मन का दोस्त जो है वो इधर बैठा है। और इसके ऊपर आते हैं मित्रा, मित्रा मतलब आपके मित्र का जो फ्रेंड है वो यहाँ बैठा है। और सबसे आउटर सर्कल है दैट इज आरी मित्रा मित्रास, दैट मीन्स जो फ्रेंडली अलाइज हैं आपके एनिमी के, उसके फ्रेंडली एलाइज यहाँ पर बैठे हैं। तो इस तरह से ये सर्कल जो है ये कंप्लीट होता है 6 फोल्ड्स के अंदर, और यही समझाया जाता है इस पूरे सर्कल के अंदर। आपको मैं बहुत सीधी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं कि कौटिल्य एक्चुअल में कहना क्या चाहते हैं इस सर्कल के थ्रू और इस पूरे के पूरे डायग्राम के थ्रू। देखिए होता यह है कि जब कभी भी युद्ध होता है तो युद्ध की परिस्थितियां जो होती हैं वो इस प्रकार की होती हैं कि आपका जो सहयोगी है, जो आपके सबसे साथ है, वो आपका मित्र तो है, परंतु आपके सहयोगी के आगे भी कोई है जो शायद से उसका मित्र है या फिर उसका दुश्मन है। पर अगर वो आपके मित्र का मित्र है तो इसका मतलब ये सर्कल जो है, ठीक है, जो यहां से यहां तक चला जाएगा जिसमें मित्र मित्र ही हो जाएंगे। परंतु यहां पर है क्या, आपका जो सहयोगी है वो आपका सबसे बड़ा शत्रु होगा, क्योंकि उसका राज्य और आपका राज्य सीमाओं को आपस में बांटता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो अपने बॉर्डर को एक्सटेंड कराता है तो आपका राज्य उसके अंदर आ गया, आप एक्सटेंड कराते हैं तो उसका राज्य अंदर आ गया। तो ना चाहते हुए भी यहाँ पर शत्रुता होना बिल्कुल संभव है। परंतु अगर मित्रा की बात करें, इस मित्रा की बात करें, तो क्या इस मित्रा पे हम पूर्ण तौर पर विश्वास कर सकते हैं? क्या ये पूर्ण तौर पर हमारा सहयोगी हो सकता है? देखिए अगर आप इस डायग्राम को देखें और इन तीनों चीजों को समझें, तो अगर कभी युद्ध का समय आता है और इन दो के बीच में युद्ध होता है तो ऐसी कंडीशन में इसके खिलाफ यहां से इधर कोई ना कोई खड़ा होगा। और क्योंकि इस मित्रा के साथ इसकी टेरिटरी लगती है तो हमेशा इसको भी डर रहेगा कि ये इधर से जाए, तो इनडायरेक्टली ये जो है ये इसका दुश्मन हो गया। तो इसीलिए जब युद्ध होगा तो ये जो आर्य मित्र है वो साथ देगा इसका, और ये जो है ये इसके खिलाफ रहेगा, उसी तरह ये इसके खिलाफ रहेगा। तो इस तरह से पूरा एक सर्कल कंप्लीट होता है। अब थोड़े हद तक तो ये समझ से बाहर की बात होती है, हमें लगता है कि सर ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो मैं आपको बहुत सिंपल सी भाषा में इसको समझाता हूं जो हर बच्चे को समझ में आएगी। मान लीजिए एक समाज है, एक जगह है जहां पर 5 या 6 लोग आपस में रहते हैं। हम 6 लोग एक साथ रहते हैं और इन 6 लोगों के अंदर जो मैं हूं, मुझे आती हैं 5 कलाएं, 5 अलग अलग तरह की आर्ट्स मुझे आती हैं। मेरे से अगला व्यक्ति जो है इसको 4 तरह की आर्ट्स आती हैं, उसके अगला जो है उसको 3 आती हैं, उसके अगले को 2 आती हैं और उसके अगले को 1 कला आती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर मान लीजिए जिसको 3 कलाएं आती हैं उसके और मेरे बीच में कोई भिड़ंत हो जाए, तो ऐसे में जो 4 कलाओं वाला व्यक्ति है, ठीक है, वो किसका साथ देगा? परंतु ये देखिएगा कि वो अभी मेरे साथ है, उसके पास 4 कलाएं हैं, सिर्फ 1 कला की कमी है उसके पास। अगर वो मुझे हरवा देता है तो ऐसी कंडीशन में वो सबसे ज्यादा हो जाएगा। परंतु जो 3 कलाएं वाला है उसको पता है कि मेरे और उसके बीच में काफी डिफरेंस है, तो ऐसी कंडीशन में वो मेरा दोस्त बनेगा। परंतु जिसके पास 2 आर्ट्स हैं, ठीक है, क्या वो मेरा दोस्त है? नहीं। वो अगर इस 4 कलाओं वालों का साथ देगा तो ये 4 और 2 मिलके 6 हो जाएंगी, तो दैट मीन्स मुझसे ज्यादा हो जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन में वो उसका साथ देगा। इसके अगले वाला जो है, ठीक है, 2 वाला जो है वो किसका साथ देगा और 1 किसका साथ देगा? तो कौटिल्य बहुत सीधे शब्दों में बोलते हैं, जब कभी भी युद्ध होता है, कभी भी लड़ाई होती है, या कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है जहां पर आप एक ऐसे राज्य में हैं जहां पे आपके जो पड़ोसी राज्य है वो आपके दुश्मन हैं, तो उस कंडीशन में, ठीक है, आपको अपने दोस्तों पे भी सही से विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि युद्ध किस डायरेक्शन में जाएगा और वो डायरेक्शन से फाइनली आपको फायदा होगा या नुकसान होगा। इस थ्योरी को थोड़ा और पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं ताकि पॉइंट्स और क्लियर हो।
अब यहाँ पर स्टूडेंट इस थ्योरी को अगर हम कौटिल्य की अर्थशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ों में समझने की कोशिश करें तो हम यहाँ पे जो टोटल राजा इन्वॉल्व होते हैं, जो टोटल राज्य इन्वॉल्व होते हैं उसकी बात करते हैं। तो 12 अलग अलग तरह के राजाओं की बात करते हैं, जिसमें जो 6 किंग हैं वो फ्रंट में होते हैं, बाकी 4 पीछे रहते हैं। तो पहले जो किंग है उसमें सबसे पहले विजयगिशु जो सबसे सेंटर में रखा गया है, फिर आरी है, फिर मित्रा है, फिर आरी मित्रा है, फिर मित्रा मित्रा है, फिर आरी मित्रा मित्रा है, जो कि यहाँ डायग्राम में भी हम लोगों को नजर आ रहा है। इसके बाद 4 जो राजा होते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं। इन 4 राजाओं में कौन आते हैं? सबसे पहले परशुनिग्रह, ठीक है, परशुनिग्रह सबसे पहले आते हैं, फिर आते हैं अक्रांदा, फिर परशुनिग्रह सार, फिर अक्रांद सार। इसके बाद हमारे 10 राजा जब ये पूरे हो जाते हैं तो 2 और तरह के राजाओं की बात करते हैं। एक है उदासीन और एक है मध्यम। बेसिकली ये जो वर्ड हैं दोनों, उसको आप उदासीन जो राजा हैं दैट इज बेसिकली ये न्यूट्रल स्टेट्स कहे जाते हैं। ऐसे राज्य जो कि लड़ाई में हिस्सा नहीं लेते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर 2 शक्तियां महाशक्तियां लड़ रही हैं तो ऐसे में हमारा बीच में पड़ना हमारा ही अल्टीमेट लॉस करेगा, कोई फायदा नहीं होगा। हमें बहुत सारे एग्जाम्पल इतिहास में ऐसे देखने को मिलते हैं जब बहुत बड़े तौर पर युद्ध हुए परंतु कुछ राज्यों ने उसके अंदर हिस्सा नहीं लिया। हम जब मिथोलॉजिकल टेक्स्ट महाभारत को भी पढ़ते हैं तो उस समय भी ऐसे बहुत सारे राज्य थे जो कि कौरवों और पांडवों किसी की तरफ से युद्ध में हिस्सा नहीं लेते। इसी तरह का एक एग्जाम्पल हमें मॉडर्न वॉर्स में भी देखने को मिलता है। जब हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 की, जहां स्विट्जरलैंड ने दोनों में से किसी भी वॉर, वर्ल्ड वॉर 1 या 2, किसी में भी पार्ट नहीं लिया। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है 12th नंबर का जो हमारा एक बेसिकली स्टेट मॉडल है दैट इज मध्यान्ह स्टेट। इसको आप बफर स्टेट या मिडिल स्टेट के नाम से जानते हैं। ये वो राज्य होते हैं बेसिकली, यहाँ पर मध्यम स्टेट एक ऐसे राज्य की संकल्पना है जिनको आप बफर स्टेट के तौर पर भी अगर समझें तो वो राज्य जो कि युद्ध की स्थिति में किसी का साथ नहीं देते। अब यहाँ पर फर्क इतना है इनके बीच में और उदासीन राज्यों के बीच में, अगर मैं बात करूँ न्यूट्रल स्टेट्स की, तो वो लड़ाई में किसी तरह का हिस्सा नहीं दे रहे, वो किसी के साथ नहीं है। परंतु दूसरी तरफ मध्यम जो है, बफर स्टेट जो है, ये वो राज्य हैं जो कि दोनों के सहयोगी हैं परंतु लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल नहीं है। जैसे कि मैं बात करूं रशिया की, जब इंडिया और चाइना की वॉर हुई थी उस टाइम पे जो रशिया ने रोल प्ले किया था उसको आप एक बफर स्टेट के तौर पर देख सकते हैं। अपितु मध्यम राज्य जो होते हैं ये बीच में आते हैं 2 ऐसे राज्यों के जो कि युद्ध में इन्वॉल्व हैं। अब यहाँ पर बेसिकली हम स्टेट सर्कल्स जो हैं इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेट सर्कल जो है हमारा दैट इज राजमंडला, सर्कल ऑफ स्टेट्स जो है क्या राजमंडला। तो राजमंडला थ्योरी के अंदर 4 प्रिंसिपल टाइप के स्टेट्स को ये कवर अप करती है। सबसे पहले है विजयगिशु जिसको कहा गया है, जो कि बेसिकली एक सेंटर स्टेट का मॉडल दिया गया है। फिर आते हैं आरी। आरी जो है ये एनिमी स्टेट है, ये वो स्टेट है जो विजयगिशु की जो टेरिटरी है इसको लेना चाहते हैं या इसके साथ जुड़े भी हुए हैं और इसको पाना भी चाहते हैं। फिर आते हैं मध्यम स्टेट जो है, मिडिल स्टेट जो होते हैं बेसिकली उसको कहा गया है, और ये वो हैं जो टेरिटरी से जुड़ते हैं, ये एडजॉइनिंग टेरिटरी रखते हैं आरी के विजयगिशु के साथ, ठीक है, और आरी से ज्यादा ताकतवर माने जाते हैं और विजयगिशु से भी ज्यादा ताकतवर है, दोनों से ज्यादा ताकतवर है ये। फिर आते हैं उदासीन स्टेट, ये वो राज्य हैं जो बेसिकली न्यूट्रल हैं परंतु ये पावरफुल है विजयगिशु, आरी और मध्यम तीनों ही राज्यों से। तो इस तरह से इनके बीच का जो समन्वय है उसको समझाया जाता है। बेसिकली अगर हम लोग राजमंडला को समझे तो बहुत सीधे तौर पर ये कहता है कि राजमंडला जो थ्योरी है वो टोटल मिला के 72 एलिमेंट्स ऑफ राजमंडल्स को कवर अप करती है, जिसमें 12 किंग हैं और 60 तरह के कॉम्बिनेशन है जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट होते हैं इस पूरी थ्योरी के अंदर। इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा, 12 राजाओं की बात हो रही है और 60 टाइप के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो इस थ्योरी में बनते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमने अभी पढ़ा विजयगिशु आरी, आरी मित्रा, मित्रा मित्रा, आरी मित्रा मित्रा, तो इस प्रकार से 60 टाइप के कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो 12 राजा और 60 कॉम्बिनेशन मिला के 72 एलिमेंट्स राजमंडला के अंदर कवर अप होते हैं। ये थ्योरी बहुत सिंपल से सिद्धांत को देती है, ये कहती है कि जो 2 नेबर स्टेट हैं वो उनके जो बॉर्डर्स आपस में जो शेयर करते हैं वो हमेशा एक दूसरे के लिए हॉस्टाइल रहते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े भले ही हैं पर वो हॉस्टाइल हैं एक दूसरे से, और यही इस थ्योरी का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि बेसिकली इस थ्योरी के अंदर आता है 6 फोल्ड डिप्लोमेटिक पॉलिसीज, जिसको हम लोग कहते हैं सद्गुण सिद्धांत, जो कि इस थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहला इसका हिस्सा जो है दैट इज संधि।
यहाँ पर जब 6 तरह की जो पॉलिसीज़ हैं उसकी बात होती है तो सबसे पहली पॉलिसी है दैट इज़ संधि। संधि के लिए कहा जाता है कि जो दो देश हैं, चाहे वो नेबर हों या फिर वो एक दूसरे से अलग हों, परंतु उनके बीच में किसी तरह का विद्रोह हो, तो संधि एक ऐसा मार्ग है जो लड़ाइयों को, इस तरह के विद्रोह को रोक सकती है, कुछ पॉजिटिव आउटकम्स दे सकती है। आप समय समय पे देखते हैं कि भारत ने अपने जितने भी पड़ोसी देश हैं उनसे बहुत सारे मुद्दों पे संधि की है जो कि डिस्प्यूट के मुद्दे थे। इस तरह के मुद्दों पे संधि कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट फोल्ड आता है दैट इज विग्रह, पॉलिसी ऑफ हॉस्टैलिटी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, पॉलिसी ऑफ हॉस्टैलिटी कहती है कि अगर आप अपने एनिमी से ज़्यादा स्ट्रांग हैं, ठीक है, अगर मैं इसको बहुत सीधे शब्दों में कहूँ तो ऐसा कहा जाता है कि विग्रह इज अ पॉलिसी, इट कैन बी अप्लाई ओनली इफ़ यूर स्ट्रोंगर देन योर एनिमी। ठीक है, या फिर आपका एनिमी आपसे रिलेटिवली बहुत ज़्यादा वीक है पावर में, तो उस कंडीशन में इस पॉलिसी को लाया जाता है। तो 2 डायमेंशन है इस पॉलिसी के, एक तो हॉस्टैलिटी है, बेसिकली डिफेंसिव या ऑफेंसिव हो सकती है। कौटिल्य जब इसकी बात करते हैं विग्रह की, तो वो ये कहते हैं कि आपको मेक श्योर करना है कि आपका एनिमी जो है, ठीक है, आप उसके दिमाग में ये छवि बनाएं कि आप उस पर कभी भी अटैक कर सकते हैं। इस थ्योरी में बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस थ्योरी है, जिसमें अगर आपको लगता है कि आप अपने एनिमी से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप आराम से उस संधि को तोड़ सकते हैं जो उसके साथ की गई है। इसके बाद अगली जो फोल्ड पॉलिसी आती है दैट इज आसना थ्योरी। ये बेसिकली एक ऐसी थ्योरी है या एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें कहता है कि आप अपने एनिमी को कमज़ोर दिखाने के लिए प्रॉक्सी वॉर्स का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, दैट इंक्लूड द प्रॉक्सी वॉर्स, जो कि बेसिकली आप देखते हैं पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ करता रहता है कई बार। ठीक है, कुछ उन जगहों को टारगेट करना या कुछ ऐसी चीज़ों को टारगेट करना जो कि कमज़ोर करे आपके एनिमी को। इसके बाद अगला है दैट इज मार्च, ठीक है, यान जिसको कहते हैं। तो ये बेसिकली ऐसी थ्योरी है जिसमें कहा जाता है कि आप अपने एनिमी को कमज़ोर करने के लिए, उसको दिखाने के लिए कि वो बहुत कमज़ोर है, ऐसी कंडीशन में आप वॉर एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कीजिए लगातार। और इस तरह की पॉलिसी आपके एनिमी को पूरा विश्वास दिला देगी कि अगर आपका और उसका युद्ध होता है तो आप 100% उसे जीत जाएंगे। दैट मीन्स साइकोलॉजिकली आपके एनिमी को ये पूरी तरह से ये हराने के लिए काम करेगी। इसके बाद अगली पॉलिसी है दैट इज समश्रया। समंश्रया या सनश्रया के नाम से इसको जाना जाता है। इसका मतलब ये है सीकिंग शेल्टर विद द अनदर किंग। अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत कमज़ोर हैं और आपका एनिमी जो है आप पे हावी हो सकता है, तो ऐसे में जो बहुत मजबूत राजा हो, आप उसकी शरण में चले जाइए, तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। हम सबको पता है कि 1971 की वॉर के टाइम पे हमें खतरा था कि अमेरिका हमारे ऊपर हमला कर सकता है अगर पाकिस्तान के खिलाफ हम कुछ करते हैं। तो ऐसे में रशिया के साथ हमने एक पॉलिसी को साइन कर लिया था, एक ट्रीटी को साइन कर लिया था, ताकि अगर अमेरिका हमारे खिलाफ आए तो ऐसी कंडीशन में रशिया हमारा साथ दे। अगली पॉलिसी है द्विवेद भाव। इसका मतलब बेसिकली होता है कि अगर आप एक समय पे एक के साथ संधि कर रहे हैं और दूसरे के साथ विग्रह आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप कोई भी एनिमी कंट्री है जिससे आप लड़ तो सकते हैं परंतु अकेले उसको हरा नहीं सकते, तो ऐसे में आप विग्रह भी कर लीजिए और एक दूसरे देश के साथ संधि भी कर लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपके अलाई के साथ मिलकर आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन आपके लिए फेवरेबल रह सकती है। इसमें 4 पॉलिसीज़ की और बात करते हैं। अगर ये ऊपर की 6 पॉलिसीज़ काम ना करें तो ऐसी कंडीशन में, तो वो है साम दाम दंड भेद। साम बेसिकली मतलब होता है पीसफुली काम करना, संधियां करना, ट्रीटीज़ को करना। दाम का बेसिकली मतलब है दैट इज़ इकोनॉमिकल डिप्लोमेसी है, इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ मेंटेन करना, दो कंट्रीज़ के बीच में आदान प्रदान करना, चीज़ों का व्यापार, बिजनेस को बढ़ाना ताकि युद्ध के समस्या ना रहे। पुराने समय में ऐसा हुआ करता था कि राजा अपनी बेटियों की शादियां कर दिया करते थे ऐसे स्ट्रॉन्ग किंग्स के पास, ताकि इस तरह की परेशानी ना हो। हमने जोधा अकबर का उदाहरण देखा ही है, जहाँ पर एक राजा, जोधा के जो पिता थे, वो अकबर से अपनी बेटी की शादी कर देते हैं ताकि मुगल्स उन पर अटैक ना करें। फिर है दांड। दांड बेसिकली यूज ऑफ फोर्सेस के लिए कहा जाता है। अगर आपको लगता है कि सामने वाला देश कमज़ोर है तो आप उस पर फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली। भेद एक बेसिकली डिविजनल पॉलिसीज होती है जो आप अपने एनिमीज़ को लड़ा के उसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसी तरह से कौटिल्य इस थ्योरी के अंदर टाइप ऑफ वॉर्स को भी डिस्कस करते हैं। कहते हैं किस प्रकार के युद्ध लड़े जा सकते हैं। तो सबसे पहला युद्ध का जो प्रकार है दैट इज पराक्रम युद्ध।
पराक्रम युद्ध ऐसा युद्ध है जिसमें आपका एनिमी मजबूत हो या कमजोर, दोनों ही कंडीशन पे आप उस पर डायरेक्ट अटैक कीजिए। जिस प्रकार की अटैक की स्टोरी हमें सुनने को आती है जब हम सिखिज्म को पढ़ते हैं, सिखिज्म की वॉर क्राइज को सुनते हैं। आपने हाल फिलहाल में एक मूवी भी देखी होगी जिसमें 21 सिख जो हैं एक अफगानिस्तान पोस्ट पे डिप्यूटेड होते हैं ब्रिटिशर्स के टाइम पे, और वो हजारों लाखों पठानों से अकेले लड़ने के लिए तैयार होते हैं। दैट इज कॉल्ड पराक्रम युद्ध। दूसरा है कूट युद्ध, जिसको गुरिल्ला वॉर कहा जाता है। गुरिल्ला युद्ध वॉरफेयर का बेसिकली मतलब होता है ऐसा युद्ध जो कि लड़ा जाए शहरों के अंदर, ठीक है, छुप छुपा के लड़ा जाए, जंगलों में लड़ा जाए। फिर लास्ट जो आता है दैट इज टाइप ऑफ वॉर है, वो है तुष्निम युद्ध, जिसको आप प्रॉक्सी वॉर के तौर पर देखते हैं। हम देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस तरह की लड़ाई होती रहती है। इसराइल और सीरिया और जो जितने भी उस तरह की मिडल ईस्ट की कंट्री हैं वहाँ इस तरह के युद्ध हमें देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसके बाद टाइप ऑफ विक्ट्री की भी हम बात करते हैं। युद्ध में जो रिजल्ट आता है तो धर्म विजय की बात होती है, जिसमें सही तरीकों से लड़के राइटफुल मीनिंग के थ्रू आप जीतेंगे। फिर आएगी लोभ विजय। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप आर्मी को एक दुश्मन की जो आर्मी है आप उसको पैसा दे के या उसको लुभा के जब आप जीत लें। फिर आती है असुर विजय, जो कि अनफेयर मीन से होती है। हमें अभी हाल ही फिलहाल में आई मूवी जो थी पद्मावत, उसमें जिस तरह से दिखाते हैं अनफेयर तरीके से लड़ाई लड़ी जाती है, राजा को धोखे से मारा जाता है, दैट इज अ मेन पार्ट ऑफ दैट असुर विजय। इसके बाद 2 पॉइंट्स और हमें नोट करने हैं, दैट इज ओरिजिन ऑफ स्टेट, जो कि मनुस्मृति में समझाया गया है। ड्यूटीज ऑफ किंग, जिसको फॉलो करना है मनुस्मृति के हिसाब से, मनुज आइडल की। सो स्टूडेंट, ये था कौटिल्य की पूरी थ्योरी, कौटिल्य का पूरा अर्थशास्त्र, जिसको हम लोगों ने आज के उसमें समझा। हाँ, यहाँ पर ये चीजें समझने आपको जरूरत है, चाहे आप सप्तांगा थ्योरी की बात करें या फिर आप बात करें राजमंडला थ्योरी की। तो ये सारे पॉइंट आज जो मैंने आप लोगों को बताया, आप 1 बाय 1 इनको नोट डाउन करेंगे, इनको समझेंगे। हमारे एग्जाम के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर मोर देन इनफ, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी अगर हम लोग कौटिल्य को कंसीडर करें तो ये सारे पॉइंट हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पॉइंट से जुड़े हुए किसी भी डाउट के लिए आप मुझे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए एंड चैनल के साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच।